देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ना दो ओवरहेड का क्वेश्चन बाकी था, तो वो हम एक बार करवा देते, ठीक है। तो जिन लोगों को मैंने सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए बोला है, আমাকে কণিকাকে বলেছে, কণিকা অসুবিধা নেই, ওভারহেডে দুটো কোয়েশ্চেন বাকি আছে, করে নিয়ে তারপরে আমরা অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিংটা করবো। একই ব্যাপার, অ্যাক্টিভিটি ওভারহেড তো একই ছিল, করেছো আগে, ঠিক আছে। দুটো কোয়েশ্চেন করে নি, বাকি ছিল হোমওয়ার্ক, তারপর এটা স্টার্ট করছি। गुड मॉर्निंग देश। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये नया मतलब सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं? हाँ, नया टॉपिक है, ओवरहेड से ही रिलेटेड होता है, लेकिन तुम लोग का सीए में इंटर का ये ग्रुप 2 में होता है, सीए का क्योंकि एक ही ग्रुप में सारा कॉस्ट है, तो उनका ग्रुप 1 का ये सब उनका भी ग्रुप 2 में चला गया अभी कॉस्ट। लेकिन तुम लोग का ओवरहेड जो था अभी तक, जो मेटेरियल लेबर ओवरहेड मैंने क्लास में करवाया, वो ग्रुप 1 तक था। ओवरहेड का ही एक पार्ट होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो ऑलरेडी एक बार हम करवाए थे ग्रुप 1 में, जिसमें तुम लोगों ने अटेंड भी किया था, उसी को फिर से करवा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया इसलिए अटेंड करने के लिए, ये नया है। लेकिन ओवरहेड का मेरा दो क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो करने के बाद करेंगे, लेकिन चीज सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड दोनों जो है एक ही चीज है, दोनों का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन है ओवरहेड का ही पार्ट, ठीक है। और वैसे भी ओवरहेड पता होगा तो ही हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आसानी से समझ पाएंगे, वैसे भी समझ पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ जाओ, ठीक है। मैम चलो ये हम लोग का मैनेजमेंट में होगा ना, मतलब मैनेजमेंट कॉस्टिंग ये हाँ आप जो करा रहे हैं? हाँ, ये कॉस्ट का ही है। तुम लोग का ग्रुप 1 में ओवरहेड तक था, और ये सिर्फ एक पार्ट एक्टिविटी का, वो ग्रुप 2 में दिया है, ओके ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करिए। देखो 10th नंबर का छोटा छोटा ही है क्वेश्चन, हम लोग का 10 और 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का लास्ट दिन बाकी रह गया था, करवा देते हैं। तुम लोग भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। ग्रुप 1 जिन्होंने दे दिया है सीएमए में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसी से रिलेटेड है। तो ये करोगे तो थोड़ा ओवरहेड का आइडिया याद हो जाएगा, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने में भी आसानी रहेगी। A light engineering factory fabricates machine parts for customers. The factory commenced fabrication of 12 numbers machine parts as per customers specification. बोल रहा है एक लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट करती है, मशीन्स बनाती है, मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए मशीन पार्ट्स बनाती है। द फैक्ट्री कमेंस्ड फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, मतलब कस्टमर ने जैसे डिमांड किया था उसी के बेसिस पे जो है 12 नंबर्स 12 मशीन्स जो है, मशीन्स के पार्ट्स ये बना रही है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द जॉब फॉर द वीक एंडिंग 21 अगस्त इज एज टेब्यूलेटेड बिलो। बोल रहा है कि जो मतलब एक्सपेंडिचर उन्होंने किया इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जॉब वर्क इसीलिए है, जॉब वर्क इसीलिए है क्योंकि कस्टमर के डिमांड पे बन रहा है, ठीक है। फिर बोला है देखो इसमें क्या क्या खर्चा इन्होंने किया है, बोल रहे 21 अगस्त का जो वीकेंड हुआ, अगस्त में जो वीकेंड 21 को हुआ, उस दिन तक का डिटेल्स इन्होंने बोला है। मेटेरियल का डिटेल्स है, लेबर कितने टाइम काम हुआ है, ठीक है, कितने टाइम काम हुआ है, 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15 पर आवर्स। फिर मशीन फैसिलिटीज, मशीन का फैसिलिटीज बोला है, मशीन दो मशीन यूज हुआ है, देखो मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2, 4 आवर्स 45 करके 6 आवर्स 65 टोटल बता दिया है, ओवरहेड बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट बता दिया है। तो ये कुछ खर्चा हमें बता दिया है कि कैसे हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। बोल रहा है ओवरहेड का रेट कितना है, 8 पर मैन आवर, और ये किस बेसिस पे उन्होंने निकाला है, 3000 मैन आवर पर वीक बेसिस पे। सिमिलरली मशीन आवर रेट्स आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर्स 1 and 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि सिमिलरली द मशीन आवर्स रेट आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन, मशीन का नॉर्मल वर्किंग के ऊपर डिपेंड करके मशीन 1 और मशीन 2 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। ये वैसे किसी काम का है नहीं, बोल रहा है टोटल 45 आवर्स पर वीक में 40 आवर्स जो है मशीन 1 और मशीन 2 पे काम हुआ है। अच्छा,
अब यहाँ पर बोला है आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक, ठीक है, बोल रहा है कि हर हफ्ते जो है क्लोज के बाद द फैक्ट्री गुड आफ्टरनून प्रिया। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा तुम लोग कोई भी अगर मतलब बाई चांस अगर ये हो जाते हो ना, जैसे आउट हो जाते हो, तो मुझे व्हाट्सएप करो, हम चेक करेंगे। पता नहीं फिर से आवाज नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसीलिए ना मैं एडमिट नहीं कर पा रहे। अगर कोई भी बाहर हो जाते हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करना कि मैम एडमिट कीजिए बोल के, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे आवाज नहीं तो फिर वेट करते हुए रह जाओगे। अच्छा देखो, आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। बोल रहा है कि कंपनी ने एक हफ्ते के बाद कंपनी ने क्या किया, एक सप्लीमेंट्री रेट जो है वो प्रोवाइड करने का सोचा है फॉर फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग एक सप्लीमेंट्री रेट का यूज करेंगे जिससे हम लोग सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस को रिकवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। तो ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21 अगस्त द टोटल लेबर आवर्स वर्कड वाज 2400। ये एक्चुअल हुआ था, एक्चुअल इतने आवर्स काम हुए हैं। एंड मशीन नंबर 1 and 2 वर्क फॉर 30 आवर्स और 32.5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये भी एक्चुअल हुआ है, मतलब ये हमें एक्चुअल डेटा दे दिया है कि एक्चुअल क्या हुआ है। अब पहले ना हम क्वेश्चन को तुम लोग को शॉर्ट में समझा देते, फिर लिख के दिखाते, देखो कैसे होगा। तो सीधा बात है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हम लोगों ने ओवरहेड जो है वो कैसे रिकवर करने का सोचा हुआ है। 8 पर आवर इज ऑन द बेसिस ऑफ 3000 मैन आवर्स पर वीक। बोल रहा है कि अगर 3000 मैन आवर्स पर वीक काम होता है, ठीक है, तो 8 पर आवर बेसिस पे हम लोग उसे रिकवर करेंगे। मतलब हम लोग का रिकवर कितना होना चाहिए, 24,000, ठीक है, 24,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मशीन 1 और मशीन 2 में ये देखो, मशीन 1 और मशीन 2 का फिर कितना होगा। मशीन 1 में कितने टाइम काम हुआ है, 40 आवर्स, ठीक है। मशीन 1 एंड मशीन 2 फॉर 40 आवर्स करके, दोनों में ही 40 आवर्स, 40 आवर्स, 40 आवर्स, ठीक है, 40 आवर्स, 40 आवर्स। अच्छा, अब इसमें कितना रेट लगाने का सोचा गया है, ये देखो 45 और 65 करके, तो 45 और 65 ये हुआ है, तो ये कितना है कैलकुलेट करके दे दिया है। ये देखो ये हो रहा है हम लोग का 45 into 40, ठीक है। ये तो हमें दिया है कि एक जॉब का कितना है, लेकिन एक्चुअली कितने आवर्स काम हुआ है 40, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1800 आएगा, ठीक है, एक जीरो ज्यादा होगा, और इधर हम लोग का हो जाएगा 2600, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कैसे रिकवर करना है, फिर यहाँ पर हम लोग का 24,000 हो रहा है, ठीक है, ये वाला। और ये हम लोग का हो रहा है 1800 और 2600, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये देखो एक्चुअली में यहाँ पर 2400 हुआ है यहाँ पर, और यहाँ देखो ये 2400 आवर्स हुआ है एक्चुअल वर्क, ठीक है। और यहाँ कितना हुआ है 30 आवर्स, ठीक है, और यहाँ कितना हुआ है 32.5 आवर्स। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना करके रेट होगा। ठीक है, ये ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया, चलो हम बता देते हैं कैसे करके होगा, लिख के ही दिखा देते हैं। देखो ये ज्यादा शॉर्टकट हो गया, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है हम बताते हैं। तो हमें प्रिपेयर क्या करना है, फिर से कॉस्ट शीट बना के देना है, मतलब ये पूरा प्रिपेयर करके देना है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स ड्यूली डिवाइड द सप्लीमेंट्री रेट। जो भी है हमें इस पे सप्लीमेंट्री रेट भी लगा के कॉस्ट शीट को बना के देना है, ठीक है। अच्छा चलो, पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फैब्रिकेशन, हम फिर से पढ़ के बता दें। फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स, 12 मशीन पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका फैब्रिकेशन का जो भी खर्चा हुआ है वो हमें बताना है। ये जॉब बेसिस पे हुआ है तो यहाँ जॉब नंबर वगैरह हम लोग दे सकते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द वीक एंडिंग बता दिया है कि कौन से पीरियड का कॉस्ट शीट बनेगा, वीक एंडिंग, सॉरी एंडिंग स्पेलिंग गलत लिखती हूँ, एंडिंग ऑन 21 अगस्त, ठीक है।
अच्छा, तो क्या क्या आएगा? देखो, हमें सिर्फ ओवरहेड में चेंजेस चाहिए, बाकी किसी चीजों में तो चेंजेस नहीं चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल देख देख के लिखो जैसा लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल। और ये चीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी होगा, कॉस्ट शीट, ठीक है। वहां पर सिर्फ हमें ओवरहेड को अप्लाई करने का तरीका अलग सीखना है, और कुछ नहीं, सेम चीज ही है। इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ने से ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। बाकी जिनका पहले ग्रुप 1 में था तो उन्होंने ग्रुप 1 में किया है, ठीक है। और जो अभी कर रहे हो, ठीक है, जिनका जैसा है वैसा हम करवा देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता देते हैं। तो सीएमए का देखो, हम बता देते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। सीएमए का ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, वो ग्रुप 2 में है, ठीक है। और सीए का क्योंकि एक ही ग्रुप 2 में ही सारा कॉस्ट है, तो उनका सारा चीज एक ही बार में पढ़ाया जाता है। पढ़ना दोनों। लेबर यहाँ पर हो जाएगा मैनुअल, लिखा हुआ था, ठीक है। 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15, ये हम लोग का डायरेक्ट लेबर है, एट द रेट ऑफ 15 पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 300। तो टोटल करने से 1080 प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया, जैसा है वैसा ही, मैंने यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, मैंने लिख दिया, क्योंकि दोनों चीज मिला के प्राइम कॉस्ट होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने नहीं लिखा है तो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट होता है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। फिर मशीन फैसिलिटीज, ठीक है। मशीन का डिटेल्स देख यहाँ पर, मशीन नंबर 1 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 45 करके, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 45 करके 180। और मशीन टू मैंने उतना मशीन नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 65 करके 309। टोटल करने से ये आ जाएगा 570, ठीक है, 570। और 570 के साथ जब प्राइम कॉस्ट ऐड हो जाएगा, 1080 प्लस 570, ये हो जाएगा, देखो क्या हुआ है देख के लिखेंगे, 1650, ठीक है। ये टोटल आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अच्छा इसमें और एक खर्चा जाएगा, ये वाला ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स। मैनुअल मतलब जो लेबर के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। 160, 18 to 20 160, ये सब दिया हुआ है, 1810, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट, तो फिर से ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें कॉस्ट शीट बनाने बोला है, इस पे सप्लीमेंट्री रेट को लिवाइड, मतलब ये देखो लगाने के लिए बोला है, आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट, इसको चेंज नहीं करना है, इसके ऊपर और सप्लीमेंट्री रेट लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। सप्लीमेंट्री रेट कितना आएगा वो हमें यहाँ पर दिखाना है, तो इतने से जगह पे ये काफी है, बन जाएगा आराम से। अब हम लोग सप्लीमेंट्री रेट के लिए वर्किंग नोट, ये देखो इतना जगह रखोगे काफी है, ठीक है, ये जगह भी बच जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर जगह रख देते हैं, पीछे जाके वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, हम फिर से अब बता देते हैं। ओवरहेड का रिकवरी रेट है 8 पर मैन आवर, देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ओवरहेड रेट ये दिया हुआ है हम लोग को ₹8 पर मैन आवर, ठीक है। और ये कितना, ये कैसे निकला होगा, ये निकला होगा बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मैन आवर करके, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग का कैसा रेट है, क्योंकि ये हम लोग का जो है कि प्री डिटरमाइंड रेट है, क्योंकि देखो ये कैसे निकला था, 3000 मैन आवर्स पर वीक काम होगा ऐसा सोचते हुए, क्योंकि बोला है इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये 8 पर है, और ये बजटेड ओवरहेड कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बजटेड ओवरहेड मैन आवर्स हमें बताया है क्वेश्चन में 3000 मैन आवर्स, मतलब मैंने क्या किया, ओवरहेड निकालने के लिए इसको एक इक्वेशन बना के पुट कर दिया। मतलब देखो हमें पता है ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे आता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर बेसिस। तो यहाँ पर ये देखो ओवरहेड रेट बता रहा है पर आवर बेसिस पे है, ठीक है, और वो मैन आवर्स पे बेस्ड है, मतलब पर मैन आवर बेसिस है ये वाला, तो मैंने इसे 8 पर मैन आवर कर दिया। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मैन आवर्स करने से आंसर आना चाहिए, ये मुझे पता है, नॉर्मली हम लोग ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन ये बता दिया है तो हम बजटेड ओवरहेड को निकाल सकते हैं कि बजटेड ओवरहेड इनका कितना था। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं बजटेड ओवरहेड,
तो ये हो जाएगा 30,000, नहीं आई थिंक 3,000, 3,000 इंटू 8, तो ये हो जाएगा ₹24,000। मतलब इनका एस्टिमेटेड जो ओवरहेड था वो था 24,000 आवर्स। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग ये मशीन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मशीन का भी निकालते हैं। यहाँ पर बजटेड मशीन ओवरहेड, बजटेड मशीन ओवरहेड कैसे निकलेगा? ओवरहेड रिकवरी रेट इनटू बजटेड आवर्स। ठीक है, तो मशीन का ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है? 45 और 65, क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे ही ओवरहेड लगाया जाता है, ये सब एस्टिमेटेड करके निकाला गया होगा। ठीक है, तो 45 और 65, तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ये 8 था तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं और फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। 45 इंटू कितना हो जाएगा? 45 इंटू, ये देखो मशीन कितने घंटे चलेगा? 40 आवर्स। ये देखो बोला है 40 आवर्स, दोनों मशीन 1 and 2 फॉर 40 आवर्स। तो यहाँ पर हो गया 40 आवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। और बजटेड मशीन ओवरहेड, अच्छा दोनों अलग अलग मशीन है, तो मशीन 1 और एक मशीन 2। ठीक है, मशीन 2 भी कितने आवर्स चल रहा है? 40 आवर्स चल रहा है। ठीक है, और उसका ओवरहेड रिकवरी रेट कितना था? 65। मतलब अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मैन आवर्स की जगह यहाँ तुम लोग मशीन आवर्स लिखोगे। सेम तरीके से कैलकुलेशन करके बजटेड मशीन आवर्स भी तुम लोग को मिल जाएगा। तो ये हो गया 2600 आवर्स, सॉरी रुपीज। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि बजटेड हम लोगों का ओवरहेड कितना आया था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कि ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है। ठीक है, उसी के बेसिस पे सप्लीमेंट्री रेट निकलता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकाला जाता है? ओवरहेड में जो है मैंने बताया है, सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए हमें ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन पता करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी बेसिस पे किया है, बजटेड एक्सपेंसेस हम लोग का इतना था और एक्चुअल कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो हम निकालते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं बजटेड ओवरहेड। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? देखो यहां पर हो जाएगा 2,400। ये देखो टोटल लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअली कितने लेबर आवर्स काम हुए? 2,400। ठीक है, एक्चुअल, तो ये एक्चुअल हो जाएगा, एब्सॉर्ब नहीं, ये नीचे वाला एब्सॉर्ब। ठीक है, इसको लिखो एक्चुअल। कितना हो जाएगा? 2,400। और जो एब्सॉर्ब्ड है वो कौन से बेसिस पे है? जो एब्सॉर्ब्ड है वो 3,000 के बेसिस पे। ये देखो 3,000 मैन आवर्स जो है उसके बेसिस पे। ठीक है, 3,000 मैन आवर्स, ये 2,400 मैन आवर्स एक्चुअली काम हुआ है। तो जब हम लोगों ने एलोकेट किया होगा, तो जो हम लोग का, ये देखो ये तो 8 करके हम लोगों ने एलोकेट कर दिया होगा एब्सॉर्ब, लेकिन हम लोगों को करना कितना है? यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा, ये एक्चुअल वाला है, एक्चुअल निकालेंगे प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे, तो ही तो पता चलेगा कि ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज गलत हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली जैसे हम लोग निकालते वैसे नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि 8 पर मैन आवर ही है, ये बजटेड है दोनों मिला के, और ये हम लोग का जो है एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, हमें इन दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सही लिखा था पहले, ये एब्जॉर्ब्ड वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो ये मेरा एक्चुअल डेटा है, ये मेरा बजटेड डेटा है, और ये जो है बजटेड ओवरहेड है जो हम लोगों ने निकाला। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम लोग का कितना आ रहा है? ये हम लोग का आ गया, माइनस करके देखते हैं। देखो 24,000 माइनस 19,200। ठीक है, तो ये हो गया 4,800। 4,800 ये हम लोग का हो गया अनएब्सॉर्ब। ये अनएब्सॉर्ब बोलेंगे। ठीक है, अनएब्सॉर्ब, क्योंकि देखो हम लोगों ने 24,000 जो है बजटेड के हिसाब से सोचा था, इसको थोड़ा पास पास लिख देते हैं, लेकिन हम लोगों का 19,800 हुआ, ये हम लोग का हो गया अनएब्सॉर्ब। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री निकालते हैं इसके बेसिस पे, सप्लीमेंट्री रेट 4,800 डिवाइडेड बाय, हम लोग को यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट तो है नहीं, तो ये आवर्स बेसिस पे है, तो डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक्चुअल आवर्स है, 2,400 आवर्स, तो ये कितना आ गया? ₹2 पर आवर। ठीक है, ये हम लोग का ₹2 पर आवर आ जाएगा। अब सेम तरीके से हम लोग मशीन 1 और मशीन 2 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2।
मशीन वन, ठीक है, मशीन वन का देखो कितना अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है, मतलब इसी की तरह, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर भी डायरेक्टली निकालने, अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड हम लोग ऐसे लिखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो 40 यहाँ पर, ठीक है, 40 रुपीज करके है, 40 आवर्स करके है, ठीक है, 40 आवर्स करके है, लेकिन एक्चुअली में 30 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। 40 आवर्स के बेसिस पे हम लोगों ने खर्चा लगा रखा है, लेकिन एक्चुअली 30 आवर्स काम हुआ है। तो यहाँ पर 40 - 30 आवर्स, ठीक है, इतने आवर्स का डिफरेंस हो गया, इतने आवर्स का डिफरेंस हो गया इनटू इस पे रेट। तो रेट कितना है, रेट है हम लोग का 45 करके, तो यहाँ पर लगा दिया 45। तो देखते कितना आता है, ये हो गया 10,450, ठीक है, ₹450। तो सप्लीमेंट्री रेट कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा वही अनएब्सॉर्ब्ड का अमाउंट डिवाइडेड बाय जितने आवर्स बेसिस पे हुआ है, एक्चुअल आवर्स, तो 30 आवर्स, तो डिवाइड करने से देखो ₹15 पर आवर। सेम तरीके से मशीन टू का भी निकालेंगे, मशीन टू, ठीक है, इसके केस में अनएब्सॉर्ब निकालेंगे, अनएब्सॉर्ब, ठीक है। देखो इसमें हम लोगों ने 40 आवर्स सोच रखा था, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, लेकिन काम कितना हुआ है 32.5, ये देखो एक्चुअली हुआ है 32.5, तो हम लोगों ने कम एब्सॉर्ब करवाया होगा क्योंकि टाइम कम काम हुआ है। और इनटू यहाँ पर रेट, रेट जो है हम लोग का 65 करके गिवन है क्वेश्चन में। अब इसका देखते हैं कितना आएगा, 40 - 32.5 इंटू 65, तो ये आंसर हो गया 487.5, ठीक है। अब इसका भी सप्लीमेंट्री रेट निकालो, 487.5 डिवाइडेड बाय 32.5, तो ये डिवाइड करने से आ रहा है ₹15 पर आवर, ₹15 पर आवर बेसिस पे होगा सप्लीमेंट्री रेट। अच्छा, अब ये दोनों सप्लीमेंट्री रेट हमें इस पे लगवाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही बोला था क्वेश्चन में कि सप्लीमेंट्री रेट को इस पे अप्लाई करो। तो ओवर रेट का कितना हो जाएगा, ओवर रेट का कितना आया हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट 2 पर आवर करके, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आवर्स पे लगेगा, ये देखो यहाँ पर देखने से पता चलेगा। यहाँ पर ओवर रेट का हम लोग का ₹2 पर आवर करके आया है, और जो टाइमिंग्स का डिफरेंस ये हम लोग का आ रहा है, देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट, ये हम लोग का यहाँ पर 4 आवर्स और 6 आवर्स, ओवरहेड का था 8, हाँ ये रहा ओवरहेड, 20 मैनुअल आवर्स, ठीक है। तो इस पे लगाना है, जैसे लगा हुआ है ऑलरेडी ₹8 करके, इस पे और लगाएंगे 20 मैनुअल आवर्स इंटू 2 करके, ठीक है, जो वर्किंग नोट नंबर 1 से आया 2 पर मैन आवर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 40 रुपीज। इसके अलावा मशीन वन का लगाएंगे, मशीन का भी लगाएंगे, मशीन का जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 से मिलेगा, एम वन का, एम टू का। अच्छा, एम वन का कितना है, ये रहा 4 आवर्स और 6 आवर्स, इस जॉब के लिए 4 आवर्स और 6 आवर्स, ठीक है। और इसका रेट निकला है, एक का 15 और ये भी 15, दोनों सप्लीमेंट्री रेट 15 करके निकला, 60 और 90। तो टोटल कॉस्ट ये आ गया हम लोग का 2000। चेक करके देखो, 60 + 40 100, 190, 190 ऐड करने से यहाँ पर 2000 आ जाएगा। तो टोटल 2000 रुपीज का हम लोग का कॉस्ट जो है यहाँ पर लगेगा आफ्टर सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो सप्लीमेंट्री रेट हमें लगाने के लिए बोला था, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट लगाने के लिए बोला था जो भी है उस पे, तो वो हम लोगों ने लगा दिया। तो मेन चीज है कि हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे कैसे, ठीक है।
तो सप्लीमेंट्री रेट हमें ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन पे ही मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 8 पर मैन आवर करके हम लोगों ने 3000 मैन आवर्स के बेसिस पे बजटेड ओवरहेड हम लोग का 24,000 था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने मशीन का भी निकाला कि कितना कितना करके हम लोग का ओवरहेड था। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या निकाला है कि कितना हमारा अनएब्सॉर्ब्ड रह गया। तो हम लोगों ने जब एस्टिमेटेड बेसिस पे लगाया होगा तो हम लोगों ने क्या देखा होगा, एक्चुअल 2400 आवर्स काम हुआ है, क्योंकि हम लोग ओवरहेड 8 पर मैन आवर करके एस्टिमेट किए थे तो हम लोगों ने इतना लगा दिया होगा, ठीक है। लेकिन बजटेड बेसिस पे हम लोगों ने कितना, पहले हम लोग का कितना हुआ था, पहले मतलब हम लोग जब प्री डिटरमाइंड सोच रखे थे तो उसके हिसाब से कितना हुआ था, हम लोगों ने सोचा था 3000 काम होगा। ये देखो दिया हुआ है कि 3000 मैन आवर्स पर वीक बेसिस पे काम होगा। तो ये देखो 3000 यानी कि 24,000, जबकि हम लोग एब्सॉर्ब करवा रहे 19,200, तो उस बेसिस पे अनएब्सॉर्ब इतना रहेगा। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है, अनएब्सॉर्ब या ओवर एब्सॉर्ब, वो डिवाइडेड बाई जो बेसिस, ठीक है। तो बेसिस क्या है, एक्चुअल बेसिस लेना पड़ेगा। तो 2000, ये वाला 2400 आवर्स, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी अनएब्सॉर्ब ओवरहेड कैसे देखेंगे, मशीन जो है हम लोग का 40 आवर्स चलेगा ऐसा हम लोगों ने सोचा था, लेकिन एक्चुअली मशीन 1 30 आवर्स चला और मशीन 2 32.5 चला। तो दोनों का डिफरेंस और इनटू रेट, ठीक है, इनटू जो है ओवरहेड का रेट 45, ये और इधर हो गया हम लोग का 65, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेटा आया हम लोग के पास वो हो गया अनएब्सॉर्ब्ड। अब अनएब्सॉर्ब्ड सप्लीमेंट्री के लिए अनएब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय जो आवर्स है एक्चुअल वाला, वो डिवाइड करने से हमें सप्लीमेंट्री रेट मिला। फिर उसको हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो कि 21 अगस्त को खत्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम तो हमें बता ही दिया है 20 और ये 4 और ये 6, इस पे लगाना है बस। ये जो है इस पे तो हम लोग लगा चुके हैं और हमें इस पे और सप्लीमेंट्री रेट लगा देना है। लगाने से टोटल करने से जितना आंसर आएगा और उसके बेसिस पे कॉस्ट निकालने बोला। बस इतना ही बोला था इसमें, और कुछ नहीं बोला है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम लोग के लास्ट दिन के क्वेश्चन के तरह ही है। देखो बोला है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्सॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 10 पर मशीन आवर, ठीक है। तो ये जो है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड को 10 पर मशीन आवर बेसिस पे जो है अप्लाई करवाते हैं। अच्छा, अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है 6 लाख, लेकिन इसमें इंक्लूड है 45,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर और 30,000 बीइंग द वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड ड्यूरिंग स्ट्राइक पीरियड अंडर एन अवार्ड। मतलब स्ट्राइक पीरियड में अगर देखा जाए तो कभी कभी ओनर नहीं चाहते कि पेमेंट करेंगे, लेकिन शायद कोर्ट ने कोई फैसला दिया है कि भाई आपको स्ट्राइक पीरियड में भी देना पड़ेगा, तो इसलिए बोला है अंडर एन अवार्ड। मतलब कोई फैसला आया है जिसपे इनको स्ट्राइक पीरियड पे भी पेमेंट करना पड़ेगा। और एक खर्चा दिख रहा है, ऑब्सोलेट हो गया है स्टोर, कुछ स्टोर में मटेरियल, उसका 45,000 है, वो भी इन्होंने इसी 6 लाख में इंक्लूड कर रखा है। लेकिन मुझे अगर मेरा बिजनेस का खर्चा पता करना है तो ये दोनों मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे अकाउंट्स में तुम लोग करते हो किसी तरीके का एबनॉर्मल गेन या लॉस होता है, जैसे ये एबनॉर्मल लॉस है दोनों ही, तो ये दोनों मुझे हटा देना है तो मुझे एक्चुअल ओवरहेड का पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिन का भी क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा था। फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द करेंट ईयर एज अंडर दे दिया है, ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन हुआ। फिनिश्ड गुड्स 20,000 यूनिट, WIP 8,000 यूनिट, जिसमें से 50% कंप्लीट है इन ऑल रेस्पेक्ट। फिनिश्ड गुड्स बोल दिया 18,000 यूनिट। द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड वेयर 48,000, एक्चुअली 48,000 आवर्स मशीन चला है। इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, इसका पता चल गया क्वेश्चन से। बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। तो कुछ पोर्शन जो है एबनॉर्मल रीजन जो कि कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, और कुछ पोर्शन है जो नॉर्मल रीजन से है वो हम लोग कॉस्ट में ऐड कर देंगे। हमें पहले बोला है अंडर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट कैलकुलेट करो, फिर उसका ट्रीटमेंट दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो ओवरहेड निकालेंगे कि एक्चुअली हम लोग का ओवरहेड कितना है, जिसके बेसिस पे हम लोग ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली जो हुआ है, जिसको बोलते हैं एक्चुअली इनकर्ड, ठीक है। एक्चुअली इनकर्ड कितना हुआ है, एक्चुअली इनकर्ड हुआ है 6 लाख। अब इसमें से दो एबनॉर्मल जो लॉसेस है वो हमें
हटा देना चाहिए। राइट ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर्स 45,000, wages paid for strike 30,000। तो ये हमारे बिजनेस का कोई डे टू डे का एक्सपेंस नहीं है, ये एबनॉर्मल तरीके का चीज है, तो ये हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते इस खर्चे को। तो ये माइनस करने के बाद आएगा 5,25,000। ये हो गया नेट, बोल सकते हैं इसको नेट, जैसे अकाउंट्स में तुम लोग नेट और ग्रॉस करते हो, नेट प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, ये हमारे प्रोडक्शन में जा सकता है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब कितना हुआ, मतलब हम लोगों ने एस्टिमेटेड बेसिस पे कितना एब्सॉर्ब करवाया होगा, तो वो पढ़ के देखते हैं। देखो कितना बोला है यहाँ पर, बोला है कि एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क हुआ है 48,000 आवर्स, तो एक्चुअली 48,000 आवर्स काम हुआ है। और इन्होंने जो बेसिस रखा है अपने इस खर्चे को रिकवर करने के लिए, वो रखा था यहाँ पर देखो 10 पर मशीन आवर, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा 10 पर मशीन आवर, तो इतने घंटे काम हुए हैं 10 पर मशीन आवर बेसिस पे। अगर हम लोगों ने पहले भी खर्चा एलोकेट किया था, तो अभी भी अगर करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग का खर्चा निकल के आता है 4,80,000, ठीक है। इतना हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया होगा, ठीक है। ये क्या है, एब्सॉर्ब्ड है, लेकिन एक्चुअली इतना हुआ है, तो हम लोगों ने 4,80,000 का खर्चा एब्सॉर्ब करवाया प्रोडक्ट में, जबकि खर्चा हुआ है 5,25,000। तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने कम एब्सॉर्ब करवाया है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम दिखेगा, अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। तो अंडर एब्सॉर्प्शन कितना हुआ है 45,000, ये माइनस करके देख लो 45,000 आएगा। 5,25,000 माइनस 4,80,000, ठीक है। 45,000 अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमें बोल दिया है कि कितना किस वजह से हुआ है, तो हम उसको ऐसे जस्ट एरो दे के लिखवा देते हैं। ये इसका हम लोगों ने पूरा चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा आगे भी काम आता है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। चलो अभी वो पीडीएफ तो ओपन नहीं है, मैंने लिखवाया था तो वहीं से करना है, जैसे हम लोग लास्ट दिन भी किए थे। तो यहाँ से देखो बोला है 1/3, यहाँ पर 1/3 अंडर एब्जॉर्प्शन वॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। 1/3 का अलग कैलकुलेशन, तो बाकी बचा 2/3, तो 1/3 मतलब हो जाएगा 15,000 रुपीज का, और ये हो गया हम लोग का 30,000 रुपीज का। तो ये जो है बोला है कि प्रोडक्शन प्लानिंग के गड़बड़ी के वजह से हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है एंड द रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट, मतलब ये एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डेबिटेड, हम शॉर्ट में लिखते रहे, ठीक है। डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल करना है तुम लोगों को, क्योंकि ये मेरा एबनॉर्मल रीजन है, क्योंकि बाकी बोला है कि नॉर्मल चीजों का दाम बढ़ गया इस वजह से हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे चार्ज टू फिनिश गुड्स, WIP और सोल्ड यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं। बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट, बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट यूज करके हम लोग इस खर्चे को प्रोडक्ट के कॉस्ट में एलोकेट करेंगे। तो अब सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। सप्लीमेंट्री रेट वो कैसे निकलता है, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन, जैसे 45,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में यूनिट नहीं था, तो हम लोगों ने जिसपे जो था वो लगाया था। यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट देख लो क्या क्या आता है, फिनिश्ड गुड्स आता है, और WIP आता है, और जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है। तो फिनिश गुड्स था टोटल 20,000, जिसमें से सेल हुआ है 18,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा 2,000, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 18,000, ये है सोल्ड, ठीक है, सोल्ड आउट हुआ है। अच्छा, 18,000 सोल्ड आउट हुआ है, और इधर है 20,000 टोटल बना था, तो 2,000 हम लोग का हो गया फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब एक चीज पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया, अभी देखो यहाँ पर WIP आया है, पहले हमारे एक भी क्वेश्चन में WIP नहीं आया था। WIP बोला है 8,000, 50% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब 8,000 यूनिट 50% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट होना बाकी है। लेकिन अगर देखोगे सप्लीमेंट्री में फॉर्मूले में लैंग्वेज यूज हुआ है इक्विवेलेंट यूनिट, जैसे ये क्या है, ये 100% कंप्लीट है, ये भी 100% कंप्लीट है, तो WIP भी मुझे 100% कंप्लीट बेसिस पे लेना पड़ेगा। हम उसको जो है 50% वाला नहीं ले सकते, सारे यूनिट मुझे इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि अगर 8,000 यूनिट 50% रेडी है,
है, अगर हम लोग 8,000 यूनिट को 50% रेडी नहीं करके कंप्लीट यूनिट बनाने का सोचते तो हमारे कितने कंप्लीट यूनिट बन जाते? तो 4,000 बन जाता, क्योंकि देखो ये बोल रहा है 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 8,000 यूनिट 50% कंप्लीट होके पड़ा हुआ है, उसकी जगह अगर हम लोग 4,000 यूनिट बनाए तो वो कंप्लीट बन जाएगा, क्योंकि 50% कंप्लीट है ना। तो 8,000 यूनिट्स है, जैसे कि मान लो दो चीज ऐसे 50% कंप्लीट है, दो चीज 50% कंप्लीट है। अब पूरा एक चीज ऐसे देखने में होता है, तो हम बोल सकते हैं दो चीज मैंने 50% कंप्लीट नहीं करके एक को ही हम 100% कंप्लीट कर सकते थे, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। दो चीज 50% कंप्लीट का मतलब एक 100% कंप्लीट। तो इक्विवेलेंट यूनिट ये चीज तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट था तो मैंने बता दिया, यहाँ तुम लोग को लेकिन लिखना पड़ेगा 4,000। तो 8,000 का 50%, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट से सप्लीमेंट्री रेट निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 4 और 2 24,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 4,000। तो डिवाइड करने से ₹1.25 आ जाएगा सप्लीमेंट्री रेट, 1.25 करके आ जाएगा। अब ये हम लोग चार्ज कर देंगे, ये देखो जहां जहां चार्ज करना है फिनिश गुड्स, और ये देखो चार्ज या डेबिटेड जो लिखना चाहो, टू WIP, दैट इज WIP कंट्रोल अकाउंट, चार्ज टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods, that is finished goods control account, charge to sold unit, that is cost of sales। अच्छा ये कैसे होगा, यहाँ पर दिखाते हैं। WIP था 4,000 यूनिट, ये था 2,000 यूनिट क्लोजिंग, और ये था 18,000 यूनिट, और इस पे सप्लीमेंट्री रेट 1.25 1.25 1.25, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो टोटल हो जाएगा जितना भी हम लोग का ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन था उसके बेसिस पे, क्योंकि इसी खर्चे को तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वाला 2/3 वाला, ठीक है, 30,000, क्योंकि उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसका इंडिविजुअली वैल्यू कितना आ जाएगा चेक करते हैं। 4,000 इंटू 1.25, तो ये हो गया 5,000। 2,000 इंटू 1.25, तो ये हो गया 2,500। और 18,000 इंटू 1.25, तो ये हो गया 22,500। तो 22 और 2 4 और 500 4,000 5,000 5,000 और प्लस 5,000 30,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसा किया था वैसा ही है, इसमें अगर कुछ नया था सीखने वाला तो ये पोर्शन था, बाकी और कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं, चलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? अभी तक हम लोग ओवरहेड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? अभी तक हम लोग ओवरहेड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो नॉर्मली हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, सर्विस डिपार्टमेंट ये बताता था, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अभी हमें कैसे करना है? डिपार्टमेंट वाइज नहीं करना है, डिपार्टमेंट कोई अगर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उस एक्टिविटी वाइज करना है, ठीक है। इसीलिए ओवरहेड थोड़ा पता होता है तो हमें आसानी होता है चीजों को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इट डील्स विथ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन के लेके ही बात करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारे बिजनेस में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हुए, ठीक है, वो सारे खर्चे को हमें कैसे एलोकेट या अपोर्शन करना है। तो ओवरहेड में हम लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा, यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जैसे लाइक मशीन को स्मूथली चलाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर में जैसे कि जो स्टोर कीपर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, स्वीपर वगैरह होते हैं, तो ये सब प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि ये इनमें से कोई भी अगर एक एब्सेंट हो गया तो काम बंद हो जाएगा। डायरेक्ट
लेबर एब्सेंट होने से काम बंद होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हम लोग प्रोडक्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि एक यूनिट में कितना लगा है वो हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे एक सुपरवाइजर जो है, मान लो 1000 पीसेस बेंच बन रहा था, तब उसे सुपरवाइज कर रहा, तो जरूरी नहीं है रोज 1000 बनता है, कभी कितना अमाउंट का बन जाता है, कभी कितने क्वांटिटी का बन जाता है। तो सुपरवाइजर का सैलरी जो है वो तो फिक्स्ड होता है। अब उनका खर्चा हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करें, वही हमें ओवरहेड में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग ओवरहेड में भी पढ़े, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हम लोग वही पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेटेरियल हो, लेबर हो, ये एक्सपेंस, उसे हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिफरेंस क्या है। ओवरहेड जो है वो डिपार्टमेंट वाइज काम करता है, और एबीसी जो है वो एक्टिविटी वाइज काम करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने तरीके का होता है, ओवरहेड के केस में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन और एक होता है सर्विस, ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट के बेसिस पे हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक्टिविटी के यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, एक होगा प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी मेन जो एक्टिविटी है, ठीक है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ज्यादा डिपार्टमेंट में हो रहे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब जो है सपोर्टिव, या हम लोग बोल सकते हैं सर्विस कैटेगरी का, ठीक है, सपोर्टिव और सर्विस एक्टिविटी। जैसे कि एक कैंटीन ओपन कर लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, तो देखो कैंटीन जो है ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है, कैंटीन चलाना, ठीक है। बाकी एम्प्लॉय चाहे तो घर से भी खाना ला सकता है, अगर ऐसा कुछ रूल्स रहा आसपास जाके भी खा सकता है, लेकिन उसमें टाइम जाता है आसपास जाने से, ठीक है। तो कैंटीन फैसिलिटी रखने से वर्किंग प्लेस में काम जो है स्मूथली हो सकता है, ऐसा सोच के बहुत से लोग जो है कैंटीन का फैसिलिटी रखना चाहते हैं। लेकिन कैंटीन रहे या ना रहे, इसमें प्रोडक्शन के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हम लोग का सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो जो भी सपोर्टिव एक्टिविटी होता है, प्राइमरी एक्टिविटी को स्मूथली रन करवाने के लिए जो भी एक्टिविटी होता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। तो एबीसी कॉस्टिंग में हम लोग डिपार्टमेंट से ज्यादा जो है एक्टिविटी वाइज चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्टिविटी वाइज होता है। और कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं, जैसे कि ओवरहेड में क्या होता है, देखो ओवरहेड, और यहाँ पर हम लिखते हैं एबीसी, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओवरहेड में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ समझाई, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज होता है। अभी अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट ओवरहेड वाला कंसेप्ट कंप्लीट किया, तो जिन्होंने अभी अभी किया है या पहले किया है याद हो जाएगा, देखोगे तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज जब डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन सर्विस, तो वो ओवरहेड कहलाता है। और अगर एक्टिविटी वाइज करेंगे, जो कि अभी हम लोग सीखने वाले हैं, तो वो हो जाता है हम लोग का एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर और एक डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाइड द ओवरहेड इन वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और यहाँ पर बता देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड द ओवरहेड इन वन यूनिट ऑफ
फिनिश गुड्स, ठीक है। तो देखो नॉर्मली जैसे मेटेरियल का खर्चा, ठीक है, रॉ मेटेरियल का खर्चा हो गया, लेबर जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उनका खर्चा 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करने का मतलब कि जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तो उसको देख के ये बता पाना कि ये एक फिनिश गुड्स बनने में कितने रुपए का जो है मेटेरियल लगा है। जैसे एक शर्ट बन के रेडी हो गया तो उस शर्ट में कितने रुपए का जो है कपड़ा लगा है, ठीक है, लेकिन उस शर्ट में कितने रुपए का धागा लगा है ये बताना मुश्किल है, ठीक है, वो हो गया हम लोग का इनडायरेक्ट मेटेरियल। लेकिन हमें वो भी तो खर्चा आइडेंटिफाई करना है, तभी तो हम लोग जब शर्ट बेचेंगे उसमें धागे का खर्चा भी ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों ही हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ओवरहेड 1 यूनिट फिनिश गुड्स में कितना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस नहीं हुआ, थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग का सिमिलरिटीज बता रहा है कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। तो हम नोट की तरह नहीं लिखवा रहे, जिस चीजों का थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों में ही हमें ओवरहेड का खर्चा आइडेंटिफाई करना है। एक खर्चा आइडेंटिफाई करने का तरीका डिपार्टमेंट वाइज होता है, दूसरा होता है एक्टिविटी वाइज। और दोनों का ही काम ये है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि हम लोगों का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चाहे वो मेटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कैसे हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, क्यों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा अच्छा है कि ओवरहेड? ऑब्वियसली एक्टिविटी ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? देखो जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है, ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग का डिपार्टमेंट है, मान लो मैंने यहाँ दिखा दिया सेम तरीके से, वही 3 डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड लेते हैं, ठीक है, ओवरहेड का मेथड लेते हैं, तो हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मान लो डिपार्टमेंट सी जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है, मतलब उसमें किसी तरीके का काम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग खर्चा डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करने वाले हैं, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करने वाले, तो हम लोग तीनों पे ही एलोकेट कर देंगे। लेकिन सी डिपार्टमेंट तो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, मतलब उस पर कोई काम नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने वहां पर खर्चा एलोकेट किया, क्योंकि ओवरहेड कॉस्टिंग हमें ये बताता है कि खर्चे को डिपार्टमेंट जितने हैं उसमें बांट दो, जितना प्रोडक्शन है, जितना सर्विस है, ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है। लेकिन जो हम लोग का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, वहां पर क्या बोल रहा है, वहां पर बोल रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविटी ढूंढो। ये जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या एक्टिविटी होता है, अगर कोई एक्टिविटी दिख रहा है, अगर आंसर आ रहा है यस कुछ एक्टिविटी है, तो उस पे एलोकेट करो। अगर आंसर आ रहा है नो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो उस पे एलोकेट नहीं करो। तो ये ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। इसीलिए ओवरहेड कॉस्टिंग से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रॉपर मानेंगे। बाकी क्वेश्चन हमें जैसे बोलेगा दोनों मेथड ही होता है, ऐसा बात नहीं कि दोनों मेथड नहीं होता है। तो जहां जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड है, मतलब बहुत सारे न्यूमरस एक्टिविटीज होते हैं, तो उनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करना ही चाहिए, नहीं तो उनका कॉस्टिंग जो है प्रोडक्ट का वो गलत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, लिखो एलोकेटिंग कॉस्ट टू various department is not correct। बोल रहा है वही हम लिखवा रहे हैं कि क्यों हम लोग का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट एज देयर आर वेरियस एक्टिविटीज which are taking place in department, whatever is cost incurred due to carrying on some activity। अच्छा, ये क्या बोला है, देखो मैंने क्या लिखा है कि एलोकेटिंग कॉस्ट टू
वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑलवेज सारे डिपार्टमेंट जितने हैं उसमें कॉस्ट एलोकेट कर दो, ये प्रोसेस हमेशा सही नहीं हो सकता। क्यों? एज देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन डिपार्टमेंट। बोल रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर कितने अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। वट एवर इज कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू कैरिंग ऑन सम एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट हम लोग का इनकर्ड होता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई डिपार्टमेंट बिना एक्टिविटी के पड़ा हुआ है तो फिर उसमें तो कॉस्ट एलोकेट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो बेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डिफरेंस इज जस्ट दैट here we taking the cost of activity rather than डिपार्टमेंट। तो डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, डिपार्टमेंट पे नहीं देते हैं। डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटी हो रहा है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट and try to find cost of those activity instead of the cost of department. बोल रहा है डिफरेंस इज जस्ट दैट देयर हियर वी टेकिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी रेदर देन द डिपार्टमेंट। ये तो बताए स्टार्टिंग से, यही मेन पॉइंट है। सो वी नीड टू फाइंड आउट एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट एंड ट्राई टू फाइंड कॉस्ट ऑफ दोस एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो हमें पहले डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटी हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, उस एक्टिविटी के पीछे कितना खर्चा हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है। हमें डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं देखना है, डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी हो रहा है उसका खर्चा फाइंड आउट करना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, overhead, that is absorption, was done on some बेसिस, ठीक है। ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन करवाने का कुछ बेसिस जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट मेथड, ठीक है, मशीन आवर, जिसको हम लोगों ने अलग से पढ़ा, ठीक है, इस पे अलग से क्वेश्चन आता है, मशीन आवर और यूनिट बेसिस, ठीक है। ये कुछ बेसिस हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बेसिस पे एब्जॉर्प्शन होगा, देखो ये तो समझ में आ रहा है कि चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो चाहे ओवरहेड कॉस्टिंग हो, दोनों ही ओवरहेड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का मेथड्स है, ठीक है। लेकिन ओवरहेड में अपना अलग अलग तरीका था। तो ओवरहेड किस पे बेस्ड था कि डिपार्टमेंट वाइज क्या खर्चा हो रहा है हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्टिविटी हो रहा है उसके बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग एब्जॉर्प्शन करवाने थे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज होता है कि हम लोगों ने खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ले जाके एलोकेट करने के लिए अलग मेथड्स होता था, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, इस तरीके का। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या मेथड होता है, तो यहाँ पर लिखो एब्जॉर्प्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है।
कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर बेसिस करके हम लोग एब्सॉर्ब करवाएंगे। जैसे यहाँ इतने सारे मेथड थे, यहाँ होगा कॉस्ट ड्राइवर। अब ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है, देखो कॉस्ट ड्राइवर पे हमें जो है छोटा मोटा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी कुछ भी याद करने का या रटने वाला चीज नहीं, जो भी हम बोल रहे हैं वही मैंने लिखवा दिया, ताकि जब भी इस चैप्टर को तुम लोग कभी भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर क्या बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि एब्सॉर्प्शन कैसे करवाना है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे। तो अब ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है, हम एक सिंगल लाइन में लिखवाते हैं, फैक्टर्स दैट कॉजेस ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ऐसा एक फैक्टर जो हमारे एक्टिविटी कॉस्ट को चेंज कर सकता है। मतलब हम लोग का कोई एक डिपार्टमेंट में कोई एक एक्टिविटी हो रहा है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक खर्चा लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। अब वो कॉस्ट जो है चेंज, मतलब कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, या तो कॉस्ट इंक्रीज होगा या तो कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो वो जिस वजह से हो रहा है उस फैक्टर को बोलते हैं उस कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर ले ले तो जैसे ड्राइविंग ए कार, ठीक है। एक कार को चलाना क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल एग्जांपल की ये हम लोग का एक एक्टिविटी है। अब कार चलाने का जो मेजर कॉस्ट, क्योंकि हमारे एक्टिविटी का कॉस्ट हमें चाहिए, ठीक है, तो कार चलाने का जो मेजर कॉस्ट है वो होता है फ्यूल का कॉस्ट, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है वो तो फ्यूल का ही होता है गाड़ी चलाने का, ठीक है। अब ये खर्चा हम लोग का इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये खर्चा अगर हम लोग का चेंज हो रहा है तो चेंज कैसे हो सकता है, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो सकता है फ्यूल का कॉस्ट, तो देखो दो फैक्टर हो सकता है, या तो मार्केट में तेल का प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दो चीज हो सकता है, मार्केट का एक फैक्टर हो सकता है, यहां पर लिखते हैं फ्यूल कॉस्ट will depend on मार्केट प्राइस। एक ये रीजन हो सकता है कि मार्केट में अगर प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है तो हम लोग का खर्चा कम ज्यादा हो सकता है। और दूसरा फ्यूल कॉस्ट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस वी कवर, डिस्टेंस वी कवर्ड, ठीक है। दो चीज पे डिपेंड करेगा, हम लोग कितना गाड़ी चला रहे हैं और कितना मार्केट में प्राइस हमारा कम बेसी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग किलोमीटर ज्यादा जाएंगे तो हम लोग का फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर किलोमीटर कम ट्रैवल करेंगे तो फ्यूल कॉस्ट हम लोग का कम चलेगा, ठीक है, कम आएगा। और मार्केट प्राइस जो है ना वो हम लोग का बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर गाड़ी चलाना है तो मार्केट में जो तेल का प्राइस होगा उसी के बेसिस पे हमें चलना पड़ेगा, तो कम हुआ तो हमारा खर्चा कम दिखेगा, पर किलोमीटर बेसिस पे ज्यादा हुआ तो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम डिस्टेंस कवर हमारे कंट्रोल में कि हम लोग कितना गाड़ी में ट्रेवल कर सकते हैं, कितना खर्चा बेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि फैक्टर्स जो है कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी हो गया गाड़ी चलाना, अब एक्टिविटी वाइज जो कॉस्ट है वो हम लोग का हो गया फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। एक्टिविटी वाइज जो कॉस्ट है वो हम लोग का हो गया फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट का जो चेंज है वो एक हम लोगों ने देखा कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, एक हम लोग का विद इन आवर कंट्रोल है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि फ्यूल कॉस्ट हम लोग का लगता है 1000 रुपया, ठीक है। अगर हम लोग किलोमीटर रन करते हैं, मान लो किलोमीटर रन करते हैं 10, चलो यहाँ पर कर लेते हैं 50 किलोमीटर, ठीक है। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर चलने पे तेल का खर्चा कितना आएगा, तो ये 50 किलोमीटर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है, ₹20 पर किलोमीटर, ये आ गया। अब ये हो गया कॉस्ट पर किलोमीटर। हम लोग को इसका यूनिट कैसे डिफाइन करना है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे, मतलब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, हम लोग का वो फैक्टर हो गया जिस वजह से हम लोग का एक्टिविटी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया ₹20,
20 कॉस्ट हो गया पर, ठीक है, पर के जगह ये साइन यूज है। किलोमीटर, किलोमीटर हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो तो किलोमीटर ही है, किलोमीटर ज्यादा जाएंगे तो हम लोग का जो है फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, किलोमीटर कम ट्रैवल करेंगे तो जो है हम लोग का फ्यूल कॉस्ट कम होगा। तो ये जो हम लोग का फ्यूल कॉस्ट का चेंज वही हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर होता है। एक चीज तो बियॉन्ड आवर जो है कंट्रोल है, तो उसको हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमारे कंट्रोल में उसी को कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर क्या आ गया, ₹20 पर किलोमीटर, इसी को बोलते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो इस पे हमें डेफिनेशन भी पूछता है, थियोरिटिकली पूछता है कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है और कॉस्ट ड्राइवर कितना है। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर मतलब हम लोग का वो फैक्टर्स का खर्चा, अब किलोमीटर है तो किलोमीटर में आएगा, कुछ और है तो कुछ और आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और जो है फ्यूल कॉस्ट का बात था तो आंसर किलोमीटर में आ रहा है। रुपीस तो आएगा ही आएगा, कॉस्ट का बात है तो, लेकिन यूनिट बदल सकता है, जहां किलोमीटर होगा किलोमीटर, कहीं कुछ और होगा तो कुछ और आ सकता है। तो यहाँ पर लिखो द फैक्टर दैट causes a change in cost of an activity is called cost driver. And first we should know व्हाट इज एन एक्टिविटी। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग का एक्टिविटी क्या है, और उस एक्टिविटी पे जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो कौन से कॉस्ट ड्राइवर की वजह से चेंज होता है, यानी कि कौन सा फैक्टर। तो वही लिखा है द फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। एंड फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज एन एक्टिविटी, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्टिविटी क्या हो रहा है। फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का कॉस्ट क्या है। जैसे अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने बोला था कि एक्टिविटी है गाड़ी चलाना। अब गाड़ी चलाने का सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है, मेजर कॉस्ट फ्यूल था, तो मैंने एग्जाम्पल में फ्यूल लिया। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। अब उसका फैक्टर क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर रन करने के ऊपर जो है हमारा कॉस्ट चेंज हो सकता है। द फैक्टर that causes changes in the cost of an activity। ठीक है, फिर हमें वो फैक्टर ढूंढ लेना है जिसके वजह से हमारा कॉस्ट जो है एक्टिविटी का वो चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, ये देखो मैंने अभी क्या लिखा, जो मैंने भी समझाया उसी चीज को मैंने स्टेप वाइज लिखा। ये कोई नोट नहीं है, कुछ याद करने का जरूरत नहीं, लेकिन जब भी एग्जाम्पल देखोगे तो जो बेस है वो समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें करना क्या होता है। अब यहाँ पर हम लिखवा देते हैं स्टेप्स इंक्लूड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टेप्स इन एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, जब जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटी इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सारे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, ये सारे एक्टिविटी हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर हमें करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। प्राइमरी मतलब पहला डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हम लोग एलोकेट करेंगे, एलोकेशन और apportionment of cost between primary and secondary activity। ठीक है,
एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट का मतलब क्या होता है? एलोकेट करने का मतलब अगर मुझे बता ही दिया है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली उस एक्टिविटी के अंडर उस खर्चे को लिख देते हैं, दैट इज एलोकेट। लेकिन हमें बताया है कि 3 एक्टिविटी पे टोटल 3 लाख का खर्चा हुआ है। अब हमें ये नहीं बताया कि पर एक्टिविटी पे कितना हुआ है, तो हमें किसी ना किसी बेसिस पे, जो कि क्वेश्चन में हमें हिंट्स गिवन होगा, उसके बेसिस पे हमें वो खर्चे को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो अपोर्शनमेंट, और जब डायरेक्टली लिख पाएंगे तो वो हो जाएगा एलोकेशन। अब जैसा हमें क्वेश्चन दे सकता है, तो सबसे पहले हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी पे हमें क्या करना पड़ेगा? एलोकेशन और जो है अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर हम लोग को करना पड़ेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो भी सेकेंडरी एक्टिविटी में खर्चा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से एलोकेट या अपोर्शन हुआ होगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटी से खर्चा ट्रांसफर होके प्राइमरी में आ जाएगा। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी 1, प्राइमरी एक्टिविटी 2, सेकेंडरी एक्टिविटी 1, सेकेंडरी एक्टिविटी 2। तो खर्चे को जब हम लोगों ने पर्टिकुलर हर एक एक्टिविटी में दे दिया, दैट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सेकेंडरी एक्टिविटी से खर्चा निकाल के हमें प्राइमरी एक्टिविटी में ट्रांसफर करना होता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर जो भी खर्चा लग रहा है वो ये दोनों के वजह से लग रहा है या किसी एक के वजह से। अगर ये सपोर्टिव डिपार्टमेंट, सपोर्टिव एक्टिविटी अगर सिर्फ P1 के लिए होता है तो P1 में जाएगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि एक बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खर्चा एक बार एलोकेट या फिर अपोर्शन हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज का खर्चे को हमें किसी ना किसी बेसिस पे जो है प्राइमरी एक्टिविटी पर ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो जब करोगे तब समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने अभी अभी ओवररेट किया है उनको तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अपोर्शनमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, एक्टिविटीज कॉस्ट एमंग प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज पे एलोकेट या अपोर्शन हुए गए खर्चे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से, सारे खर्चे जो है हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में आके ट्रांसफर हो जाएंगे। ये करने से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो उसके बाद आएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी within a department, within a department, ठीक है, and is called, और इसको बोला जाता है कॉस्ट पूल। पूल का मतलब होता है टोटल। जैसे स्टैटिस्टिक्स कभी किए हो तुम लोग तो पूलिंग मेथड होता है, पूलिंग जैसे कि मीन में होता है, ठीक है, जो कंबाइंड मीन उसको पूलिंग मेथड भी बोलते हैं। पूलिंग का मतलब होता है मोर देन वन ग्रुप में डेटा है, सबको मिला के कंबाइंडली कुछ निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी में खर्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, फिर सेकेंडरी से निकाल के उसको प्राइमरी में ट्रांसफर कर दिए, फिर टोटल किए, मतलब ओवरऑल, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी विद इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हम लोग का प्राइमरी एक्टिविटी का टोटल खर्चा निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पूल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में आइडेंटिफाई। फिर हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, जैसे कॉस्ट पूल निकल गया, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर। हमें कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना है फॉर ईच एक्टिविटी, फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। हर एक एक्टिविटी के लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब वो फैक्टर जिसके वजह से इस एक्टिविटी के खर्चे बढ़ या घट सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, फिर हम लोग को एब्जॉर्प्शन करवाना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ये निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल से तुम लोग को करके भी दिखाया। फिर हमें एब्सॉर्ब करवाना है तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ड्राइवर का कॉस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा
एक्टिविटी कॉस्ट पुल जो निकल के आएगा टोटल करने के बाद डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, या वो फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है। जैसे हम लोग का यहाँ पर देखो एक्टिविटी कॉस्ट फुल कितना आया था, टोटल 1000 रुपए का खर्चा हुआ, और ये कम या ज्यादा किलोमीटर रन की वजह से होता है, तो वैसे ही यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ये स्टेप्स फॉलो करने से हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे करके हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वर्क करेगा। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया पर्टिकुलर प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, यहाँ पर सेकेंडरी या सपोर्टिव या सर्विस एक्टिविटी, इसे सेकेंडरी भी बोलते हैं, सर्विस भी बोलते हैं, या फिर सपोर्टिव भी बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर देखोगे कि अगर तुम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग जो है एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, मतलब कॉस्ट के लिए अगर काम करने जाते हो, ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करवाना है तो तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट वाइज हम लोग का क्या प्राइमरी एक्टिविटी है और क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज है। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है डिपार्टमेंट में जो कि एक्टिविटीज हम लोग का, हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि परचेज ऑफ मटेरियल, ये हम लोग का प्राइमरी एक्टिविटी है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये भी मान लो इनका प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब तुम लोग भी कभी भी जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इस तरीके से ही तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मान लो टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो फाइंड आउट करके दिखा कि हम लोग का 3 प्राइमरी एक्टिविटी है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, मटेरियल परचेस करना, इक्विपमेंट को मेंटेन करना, और प्रोडक्ट जो बन के रेडी हो रहा है उसका टेस्टिंग करना। ठीक है, और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो है कैंटीन सर्विस, कैंटीन सर्विस एक दे रहे हैं ये लोग, जो कि इनका सेकेंडरी एक्टिविटी है। क्यों सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि मेन एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी वही होता है जिसके बिना प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो कैंटीन सर्विस अगर कभी किसी दिन ऑफ भी रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वर्कर बाहर से खा के आ जाएंगे या घर से लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, हमें ओवरहेड का आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो परचेस ऑफ मटेरियल, तो ये एक परचेस डिपार्टमेंट होगा जहां पर मटेरियल का परचेस हो रहा है, तो वहां पर क्या क्या खर्चा हो सकता है। तो मटेरियल परचेस जहां हो रहा है, मान लो एक परचेस मैनेजर को रखा गया है, तो परचेस मैनेजर का सैलरी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी देखो एक क्वेश्चन वाइज वेरी करेगा, जैसा क्वेश्चन हमें देगा परचेस मैनेजर्स सैलरी, ये हो सकता है परचेस ऑफ मटेरियल के केस में। और हो सकता है यहाँ पर स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा। ठीक है, अच्छा ये सब खर्चा कैसे आएगा परचेस ऑफ मटेरियल में, अगर हम लोग मटेरियल परचेस करने जा रहे हैं, हमारे परचेस मैनेजर को स्टेशनरी का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने के लिए, तो वो भी खर्चा इसी डिपार्टमेंट में इंक्लूड होगा, टेलीफोन वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, परचेजिंग कॉस्ट जो कि मेन है, परचेजिंग कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट और टेंडर, ठीक है, एटसेट्रा, टेंडर बुलाना एटसेट्रा। जैसे कि
देखो, अगर बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब मटेरियल वगैरह परचेस करता है तो ऐसा नहीं है कि वो घूम घूम के ढूंढेगा कि कहाँ क्या मिल रहा है, तो वो सीधा जो है लीडिंग न्यूज़पेपर पे अपना टेंडर बुलाता है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए। जो भी ऐसे मटेरियल बेचते हैं वो अपना कोटेशन भेज दीजिए सैंपल के साथ। तो फिर जो भी सप्लायर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कोटेशन भेजते हैं कि हम ये मटेरियल इतने रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। तो वो टेंडर बुलाना पड़ता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, तो ये सब खर्चा, क्योंकि मटेरियल परचेज करने का मेन तीन खर्चा होता है। एक होता है परचेज प्राइस जो कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, ठीक है। एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट, मतलब एक ऑर्डर करने का खर्चा, मतलब जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता है कि डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग ये मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। तो डिसाइड होने तक का जितना भी खर्चा आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। टाइम लगता है, लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कौन से सप्लायर से लेना चाहिए। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब मटेरियल तो खरीदने से ही नहीं होगा, उसको रखने का भी खर्चा होता है। तो मटेरियल परचेज करने पे इस तरीके का अलग अलग खर्चा होता है, ठीक है। तो वो सारे खर्चे का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। मैंने इसमें जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। अब मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, उनके यहाँ पर क्या क्या खर्चा होता है। जैसे कि मान लो सैलरी ऑफ इंजीनियर, सैलरी ऑफ इंजीनियर, तो क्योंकि इक्विपमेंट मेंटेन है तो इंजीनियर हो सकते हैं जो कि इक्विपमेंट वगैरह मेंटेन करते हैं, तो उनको दिया गया सैलरी। डिप्रिशिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ये एक खर्चा हो सकता है, डिप्रिशिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। और हो सकता है लूज टूल्स वगैरह, ठीक है, लूज टूल्स एटसेट्रा, ठीक है, इस तरीके का खर्चा। और टेस्टिंग का हो जाएगा जैसे सैलरी ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट टेस्टिंग का काम करते हैं उनको जो सैलरी दिया जा रहा है वो। डिप्रिशिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, डिप्रिशिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है, इस तरीके का खर्चा यहाँ पर हो सकता है टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। और कैंटीन के केस में कॉस्ट ऑफ मिल्स लिख देते हैं, खाने का खर्चा यही मेन होता है, तो कॉस्ट ऑफ मिल्स, और भी कुछ हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, ठीक है। तो देखो इस तरीके का हमें क्वेश्चन दे सकता है, ये प्रैक्टिकली मैंने समझाने का कोशिश किया कि हमें सबसे पहले किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या एक्टिविटी करते हैं। तो ये मटेरियल परचेस करते हैं, इक्विपमेंट मेंटेन करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, ये सब एक्टिविटी है, और ये सब प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि ये सब के बिना प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। कैंटीन सर्विसिंग का जो है सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी तो फाइंड आउट हो गया, उस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या खर्चा हो सकता है, तो ये जस्ट मैंने कुछ अपने हिसाब से एग्जांपल लिखा है, कुछ और भी हो सकता है एडिशन, ठीक है, एडिशन, इसमें डिलीशन तो क्या होगा, चलो एडिशन और भी हो सकता है, ठीक है, कि और क्या क्या खर्चा हो सकता है। मान लो ये सारे खर्चे का डिटेल्स हमें पता चल गया, ठीक है, सपोज करो कि हमें पता चल गया कि परचेज मैनेजर का सैलरी प्लस स्टेशनरी का खर्चा प्लस टेलीफोन का खर्चा प्लस परचेजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, टेंडर वगैरह करके परचेजिंग ऑफ मटेरियल का खर्चा होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो कि 90,000, ठीक है। और ये जो इनका इक्विपमेंट वाला डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस वाला, यहाँ पर इंजीनियर को दिया गया सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, लूज टूल्स वगैरह का खर्चा लेके मान लो खर्चा होता है 50,000। और यहाँ पर जितने भी खर्चे वो सारे मिला के होते हैं मान लो 40,000, ये सबका टोटल। और मील का खर्चा मान लेते हैं ये है कुछ ऐसा 25,000। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्टिविटी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और एक्टिविटी किस वजह से, एक्टिविटी में क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड होता है वो भी फाइंड आउट किया, और कॉस्ट का अमाउंट भी किया। तो ये जो फाइंड आउट करने का तरीका होगा ना, करके जो ये टोटल आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैंने तो यहाँ जस्ट अपने मन से डेटा पुट कर दिया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या अभी हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर हमें मैनेजर सैलरी के खर्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो सब ऐड करके हमें ये पता चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जैसे ही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सेकेंडरी, ये कैंटीन का खर्चा हमें यहाँ नहीं दिखाना है, कैंटीन के खर्चे को हमें एलोकेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्टिव है, ये अपना खर्चा जो है ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पर apportionment of support activity,
सपोर्टिव एक्टिविटी, ठीक है, जो सपोर्टिव एक्टिविटी है उसके खर्चे को अपोर्शन करना है। अब क्वेश्चन ना मुझे बता देगा कौन से रेशियो में, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2:2:1, क्वेश्चन हमें बता देगा, ठीक है। तो 2:2:1 मतलब 5 हो गया, तो 2/5, 2/5, 1/5, मतलब 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10,000। ये देखो, ये खर्चा यहाँ 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तीनों में ही करना है, यहाँ भी 10,000 हो जाएगा और यहाँ हम लोग का 5,000 आ जाएगा और यहाँ से खर्चा हट गया, यानी 25,000 खाली हो गया, ठीक है। तो अब टोटल जो आएगा उसको यहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज होता है, कॉस्ट पूल। अभी अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट पूल। तो ये 0 हो गया, होना भी चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस एक्टिविटी, नॉट डिपार्टमेंट, सर्विस एक्टिविटी जो भी है उसका सारा खर्चा हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में चले जाना चाहिए। तो टोटल कितना आ गया, 1 लाख। यहाँ पर आ गया हम लोग का 60,000 और यहाँ पर हम लोग का आ गया 45,000। इस चीज को बोलते हैं कॉस्ट पूल, ठीक है। तो जो मैंने स्टेप्स लिखवाए ना वही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सारे एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, तो आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ये खर्चे का एडिशन इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो हुआ ना प्रोसेस, या ये खर्चा जो इन तीनों में चला गया इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और टोटल करने के बाद क्या आ जाता है, कॉस्ट पूल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है। कॉस्ट पूल तो कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वो भी हमें क्वेश्चन में देगा, तो हम अपने मन से लिख रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। वो तो क्वेश्चन पढ़ने से समझेंगे कि कौन से एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर हमारा परचेस मटेरियल परचेस करने का सबसे ज्यादा खर्चा डिपेंड करेगा कि कितने बार हम लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना बार ऑर्डर करें, जितना बार बार ऑर्डर करेंगे हमारा खर्चा उतना बढ़ेगा मटेरियल खरीदने का। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये मैंने अपने मन से लिखा है, तुम लोग को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन जरूर दे देगा। मान लेते हैं कि इनका जो परचेज ऑर्डर है वो है 10,000 ऑर्डर्स, ठीक है। तो ऑर्डर जितना ज्यादा होगा खर्चा बढ़ेगा, ऑर्डर कम होगा खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद था इक्विपमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो उसमें क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा मशीन चल रहा है उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा होगा, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स मशीन वर्क, ठीक है, कितने टाइम मशीन चल रहा है उसके ऊपर मेंटेनेंस डिपेंड करेगा। यहाँ पर मान लो कि से 3,000 आवर्स जो है मशीन चलता है, तो जितना ज्यादा मशीन चलेगा मेंटेनेंस उतना मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद टेस्टिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो जितने बार टेस्ट हो रहा है उस बेसिस पे हो सकता है, तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड, ठीक है, कितने बार टेस्टिंग हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। से यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे 22,500 यूनिट, ठीक है, इतने यूनिट जो है टेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये खर्चा पता चल गया, और ये खर्चा 10,000 ऑर्डर की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। ये खर्चा जो है इतना आवर्स मशीन चलता है तो होता है, इतने टेस्टिंग होते हैं तो ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का जो है यूनिट है वो निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा, ये देखो, एक्टिविटी कॉस्ट फुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो एक्टिविटी कॉस्ट फुल कितना है, 1,60,000, 45,000। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1,60,000 और 45,000, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, कितने सारे ऑर्डर पे डिपेंड करा, क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉस्ट ड्राइवर यही माना है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जैसा देगा वैसे करोगे। 10,000 ऑर्डर, यहाँ पर मैंने लिया है 3,000 आवर्स, यहाँ पर लिया है 22,500 यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड करने से आ जाएगा ₹10 पर परचेज ऑर्डर, ये आ गया जो कॉस्ट ड्राइवर का
कॉस्ट है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो ₹10 इज द कॉस्ट पर, ये साइन हो गया, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये डिवाइड होने से हो गया ₹20 पर मशीन आवर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ₹2 पर यूनिट टेस्टेड, ठीक है, पर यूनिट टेस्टेड। इस तरीके से हमें कॉस्ट ड्राइवर जो है वो कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें देगा, एक क्वेश्चन हमें दे देगा कि क्या है नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करते रहना। अच्छा, अब ये हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर निकल गया। अब मान लो हमें कोई एक जो है इंफॉर्मेशन दे दिया है और उससे हमें कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है। मतलब कैसे दे सकता है, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड एक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट किया, फिर प्राइमरी सेकेंडरी बेसिस पे फाइंड आउट किया, फिर कॉस्ट आइडेंटिफाई किया, कॉस्ट पूल निकाला, कॉस्ट ड्राइवर भी निकाल लिया और कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर भी निकाल लिया। अब मान लो हमें एक जॉब परफॉर्म करने के लिए दिया है, ठीक है। जॉब नंबर, सपोज की जॉब नंबर 36, जॉब 36। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, देखो जॉब नंबर 36, ठीक है, ये मैंने अपने मन से दिया है, रिक्वायर्स 20 परचेज ऑर्डर। जॉब नंबर 36 को करने के लिए, एक मिनट, ठीक है। देखो तो यहाँ पर देखो जॉब 36 रिक्वायर्स परचेज ऑर्डर, requires purchase order and 40 hours of equipment maintenance, equipment maintenance, ठीक है। तो एक जॉब है, जॉब 36, उसमें 20 परचेज ऑर्डर है और 40 आवर्स जरूरत पड़ता है इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए। फिर 50 यूनिट आर फाइनली प्रोड्यूस्ड, और इस जॉब के लिए 50 यूनिट फाइनली प्रोड्यूस्ड हुआ है एंड ऑल आर इंडिविजुअली इंडिविजुअली टेस्टेड, और सारे आइटम इंडिविजुअली टेस्टेड हुए हैं। टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, हमें टोटल ओवरहेड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके देना है। हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, तो ओवरहेड का खर्चा में निकालना है। तो ओवरहेड का खर्चा क्या क्या है, एक परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि 20 ऑर्डर्स है, 20 ऑर्डर्स है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ये खर्चा कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, 10 पर परचेज ऑर्डर, तो फिर इंटू 10 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, ठीक है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट 40 आवर्स
मेंटेनेंस कॉस्ट बोला है 40 आवर्स, और कॉस्ट पर कॉस्ट ऑर्डर कितना है 20 करके इंटू 20, ठीक है, तो ये हो गया 800। और टेस्टिंग कॉस्ट, ये तीन ही ओवरहेड मैंने यहाँ दिखाया। बोल रहा है 50 यूनिट्स आर फाइनली प्रोड्यूस्ड एंड और इंडिविजुअली टेस्टेड, तो 50 यूनिट पे हमारा टेस्टिंग कॉस्ट लगेगा। एक यूनिट टेस्ट करने का खर्चा 2 रुपए है, तो फिर 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 100 रुपीज आ गया। तो टोटल ये हो गया 1100, ठीक है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर जॉब नंबर जो भी हम लोगों ने लिखा है 36, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, मतलब अगर पूछे कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो ये जो टोटल ओवरहेड का खर्चा हुआ ये कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पे हुआ, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट से डिवाइड करके हम लोग आंसर दे सकते हैं, कितना हो जाएगा, ₹22 पर यूनिट। डिवाइड करने से आएगा ₹22 पर यूनिट। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक ही डिफरेंस है, उसमें भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों, वहां भी एलोकेट अपोर्शनमेंट, बस बेसिस अलग है, ठीक है। वहां पर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी वाइज कर रहे हैं। और एक्टिविटी वाइज करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जो हमारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के खर्चे को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है वो खर्चा, लेकिन जो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी अगर हुआ, मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ डिपेंड कर रहा है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो है कॉस्ट ड्राइवर। फिर हमें कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। फिर वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो फिर ओवरहेड को हम लोग किसी भी जॉब में इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा मोटा एक एग्जाम्पल था जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हमें देगा। अब क्वेश्चन तो हमें दे देगा, हमें उस क्वेश्चन के बेसिस पे करना है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, भी टाइम है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक सेकेंड, मैंने पीडीएफ पे किया था। चलो ये वाला देखो, इलास्ट्रेशन 1 बोल रहा है एबीसी लिमिटेड इज ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट। ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, 3 प्रोडक्ट बनाती है एबीसी। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि जो बजटेड कॉस्ट है और जो प्रोडक्शन हुआ है इस साल 31 मार्च को, वो कुछ ऐसा है। ए बी सी ये तीनों प्रोडक्ट का क्वांटिटी इतना 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 है, प्रोडक्शन। रिसोर्सेज पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कैसे लगता है, बोल रहा है कि इतना करके लगता है, पर यूनिट बोला है। मतलब अगर एक यूनिट ए बनाना है तो फिर मेटेरियल लगता है 4 किलो, एक यूनिट बी बनाना है तो मेटेरियल लगता है 6 किलो, एक यूनिट सी बनाना है तो मेटेरियल लगता है 3 किलो। और लेबर कैसे लगता है, एक यूनिट ए बनाने में 30 मिनट्स लेबर आवर लगता है, एक यूनिट बी बनाने में 45 मिनट्स लेबर आवर लगता है, एक यूनिट सी बनाने में 60 मिनट्स लेबर आवर लगता है, मतलब लगभग 1 घंटा, ठीक है, पूरा पूरा 1 घंटा। फिर बोल रहा है द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज 10 पर आवर। बोल रहा है बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो 10 पर आवर एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वाज 2 पर केजी। बोल रहा है कि लेबर को 1 घंटा काम करने के लिए 10 रुपए देना पड़ सकता है बजट के हिसाब से, और मटेरियल का खर्चा जो है वो 1 किलो मटेरियल 2 रुपीज का आता है। प्रोडक्शन ओवरहेड वर बजटेड एट 99,450। बोल रहा है कि बजटेड यानी एस्टिमेटेड खर्चा हो सकता है ये सारे प्रोडक्ट को बनाने का 99,450, इतने इतने यूनिट बनाने का, इतने इतने यूनिट बनाने का। एंड वी आर एब्सॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट। बोल रहा है ये कैसे करके प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, ये पूरे 99,450 का खर्चा तो टोटल बताया, लेकिन मुझे तो प्रोडक्ट वाइज चार्ज करना है कि 99,450 में कितना खर्चा ए में जाएगा, कितना बी में जाएगा, कितना सी में जाएगा। तो बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर रेट बेसिस पे करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बता दिया है। एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं, ABC Limited is now considering to adopt an activity based costing। बोल रहा है कि नॉर्मली ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ओवरहेड, ठीक है। लेकिन अगर ये
अभी उस मेथड को छोड़ के एबीसी लिमिटेड अगर कंसीडर करते हैं कि वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें फिर दिया गया है, मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो बोल रहा है कि मेटेरियल को मैनेज करने का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये तीन खर्चा हमें बजटेड दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कॉस्ट ड्राइवर, बोल रहा है मेटेरियल को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, बोल रहे हैं वेटेज ऑफ मटेरियल हैंडल, मतलब जितना क्वांटिटी में मटेरियल का जो है मैनेज होता है उसके हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है, जितने क्वांटिटी में बढ़ेगा उतना खर्चा बढ़ेगा। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कैसे कम या ज्यादा होता है, बोल रहा है कि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। मतलब एक बैच में कितने मटेरियल को रखा जा रहा है उसके ऊपर, ज्यादा मटेरियल रखेंगे, ज्यादा बैच है तो ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट, कम बैच है तो कम स्टोरेज कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है वो कैसे कम या ज्यादा होता है, कितने ज्यादा मशीन चल रहा है उसके ऊपर। फिर यहाँ पर बताया है डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर वाज एज फॉलोज, तो कॉस्ट ड्राइवर का डेटा दे दिया है फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल, बोल रहा है कि ए प्रोडक्ट को पूरा बनाने के लिए 10 बैच मटेरियल लगता है, बी के लिए 5 बैच और ये जो है 15 बैच पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहे हैं नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। ए को प्रोड्यूस करने के लिए 6 मशीन ऑपरेशन होता है, बी को प्रोड्यूस करने के लिए 3 बार मशीन ऑपरेशंस करना पड़ता है, सी को प्रोड्यूस करने के लिए 2 बार मशीन ऑपरेशंस करना पड़ता है। हमें यहाँ पर क्या बोला, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मतलब पहले तो ओवरहेड से बताओ, ठीक है। तो देखो जिनका सिर्फ एक्टिविटी का ही है ग्रुप 2 में, मतलब सीएमए का बात करें, उनको भी ओवरहेड पूछ सकता है क्योंकि ग्रुप 1 में रहता है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते प्रोफेशनल कोर्स में वो ग्रुप 1 में था तो हम लोग क्यों करें अभी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी के अंदर ओवरहेड को भी इंक्लूड कर सकता है। जिनका एक साथ है उनका तो छोड़ो, उनको तो दोनों ही अभी याद रखना है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैंने ग्रुप 1 का एग्जाम दे दिया है मान लो कि या ग्रुप 1 में ही आएगा वो, ग्रुप 1 के क्वेश्चन में ग्रुप 2 में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। तो पहले मुझे एबीसी अप्रोच और ओवरहेड अप्रोच से क्या आंसर आएगा वो बताना है। फिर हमें बताना है कि what are the reasons for the different product cost under the two approaches, ठीक है। दोनों अप्रोचेस में कॉस्ट अलग अलग आएगा और वो क्यों आया वो हमें इलाबोरेट करके बताना है, ठीक है। तो चलो हम ओवरहेड वाला बता देते हैं कैसे करके हमें वो करना है, देखते हैं जितना हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। हम लोग को ओवरहेड को कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैसे बोला है बता दिया है। ये देखो डायरेक्ट लेबर आवर रेट लेके हमें ओवरहेड के खर्चे को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेबर आवर रेट, ठीक है, ओवरहेड रेट, सॉरी ओवरहेड रेट, यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड रेट, ठीक है। टोटल बजटेड ओवरहेड, और इसका बेसिस क्या लेना है, क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन हमेशा बताता है डायरेक्ट लेबर आवर, लेबर आवर, ठीक है। तो टोटल बजटेड ओवरहेड कितना है 99,450, और इसको मुझे प्रोडक्ट में कैसे एब्सॉर्ब करवाना है, बोला है कि डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे करवाओ। तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि एक यूनिट बनने में 30 मिनट्स लगता है एक हो, तो 4000 यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा, तब ना मुझे टोटल लेबर आवर पता चलेगा कि एबीसी तीनों का खर्चा इतना है तो तीनों का बनाने का लेबर का कितना टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल बजटेड लेबर आवर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों प्रोडक्ट का ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट का क्या है, एक यूनिट बनने में लगता है 30 मिनट्स, तो 4000 यूनिट बनने में कितना मिनट्स लगेगा, तो ज्यादा लगेगा 4000 इंटू 30। लेकिन ये करने पे ना आंसर मिनट्स में आएगा, अगर हम लोग इसको 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो आवर में आएगा, आवर में आने से हमारे लिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा और कुछ नहीं। तो 4000 यूनिट बनाने में 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग 1,20,000 मिनट्स लगेगा, और 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा 2000 आवर्स, ठीक है। सेम तरीके से जो हम लोग का बी प्रोडक्ट है वो
45 मिनट्स लगता है, ठीक है, एक यूनिट बनाने में। तो 3000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा, 3000 इंटू 45। ये आंसर फिर से मिनट्स में आएगा। इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे आवरली बेसिस पे आंसर मिल जाएगा। 3000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो 2250 आवर्स, 2250 आवर्स। अच्छा, इसके बाद सी प्रोडक्ट का देखो। सी प्रोडक्ट एक यूनिट बनने में 1 घंटा लगता है, तो 1600 यूनिट बनने में कितना लगेगा? 1600 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। और इसको भी डिवाइडेड बाय 60 कर दो, क्योंकि ये मिनट्स है। इतना ही, मतलब 1600 आवर्स ही लगेगा, क्योंकि एक यूनिट बनने में 1 घंटा लगता है, तो 1600 यूनिट बनने में 1600 आवर्स लगेगा। तो टोटल आवर्स कितना हो जाएगा? 2000, 2000, 4000, 5000, और ये हो गया 5850 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चा हुआ है। अगर लेबर आवर बेसिस पे हमें करने बोला है तो इतने डायरेक्ट लेबर आवर को स्पेंड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरहेड का रेट है पर लेबर आवर कितना आ रहा है? तो देखो ये आ रहा है 17। ये इसको हम लोग बोलेंगे ₹17 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। ₹17 पर डायरेक्ट लेबर आवर ओवरहेड का जो रेट है वो हम लोग का निकल गया। तो ये हम लोग ओवरहेड बेसिस पे ही अभी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दोनों बेसिस पे बोला है। तो रेट निकल गया। अब प्रोडक्ट वाइज उसको चार्ज करने के लिए बोला है कि पूरे ओवरहेड बेस्ड कॉस्टिंग पे चलेंगे तो कैसे होगा। तो उसमें देखो हमें क्या क्या दिखाना है। हमें मेटेरियल, लेबर, जो भी खर्चे दिए हुए, प्राइम कॉस्ट, मतलब पूरा कॉस्ट शीट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मेटेरियल। डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा कैसे लिखेंगे? हम लोग एक यूनिट के लिए कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने में 4 किलो मेटेरियल लगता है। का 1 किलो मेटेरियल 2 रुपए का आता है, तो 4 इंटू 2, ये पूरा मेटेरियल ही @2 करके आता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 रुपीज, ठीक है। बी का कितना मेटेरियल लगता है? 6 किलो एक यूनिट का, तो 6 इंटू 2, 12 रुपीज। सी को बनाने का लगता है 3 किलो मेटेरियल, तो 3 इंटू 2, ये भी 2 रुपीज, क्योंकि मेटेरियल सारा एक ही क्वालिटी का यूज होता होगा, क्योंकि कोई अलग प्राइस हमें बोला नहीं है। डायरेक्ट लेबर एक यूनिट बनाने में कितना पेमेंट करना पड़ता है? तो लेबर को नॉर्मली 10 पर आवर बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है, @10 पर आवर, ठीक है। तो ये देखो, फिर ये सी का तो सबसे आसानी से हम लोग बोल देंगे 10 रुपया ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 60 मिनट्स काम होता है एक यूनिट बनाने में। 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है, 1 आवर का 10 रुपीज, तो ये डायरेक्टली 10 रुपीज। बाकी का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 मिनट्स लगता है, तो 5 रुपए लगेगा, आधा, ठीक है। ये देखो कैसे हो जाएगा, क्योंकि 60, ऐसे बोल सकते हैं ना कि 60 मिनट्स के लिए लगता है 10 रुपीज, 1 मिनट्स के लिए लगेगा 10/60, तो 30 मिनट्स के लिए कितना लगेगा? 10/60 इंटू 30, ठीक है। जैसे तुम लोग यूनिटरी मेथड करते थे बचपन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 रुपीज, 5 रुपए से काम हो जाएगा। और 45 मिनट्स में एक यूनिट बनता है, ठीक है। तो 45 मिनट्स के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो सेम वही 10/60 इंटू 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 7.5, ठीक है। ये आ गया। ये नीचे तरफ लिख देते, ये भी एक ही सीक्वेंस में रहेगा, 7.5। और ये 10/60 इंटू 60, तो ये 10 रुपीज हो गया। ये हम लोग का मेटेरियल और लेबर का खर्चा निकल गया। क्योंकि ये डायरेक्ट है तो ये ऐड करके हम लोग लिख लेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया 8 + 5 13, ये हो जाएगा 19.5, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना करके हमें अप्लाई करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर 17 पर डायरेक्ट लेबर आवर करके निकाला, तो @17 करके होगा लेबर आवर बेसिस पे। तो 17 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो, डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग का जितना लग रहा है इंडिविजुअली एक यूनिट बनाने का, तो एक यूनिट बनाने का कितना लगता है? 30 मिनट्स, ठीक है। तो 17 आवर बेसिस पे है, तो
1 आवर के लिए 17, मतलब 60 मिनट्स के लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे 17 रुपीज का खर्चा है, तो 1 मिनट के लिए 17/60, क्योंकि ए प्रोडक्ट बनाने का 30 मिनट्स लगता है, तो फिर ऐसे करके करना पड़ेगा 17/60 इंटू 30, तब जाके हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पूरे 1 यूनिट पे ही बनाया है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 17/60 इंटू 30, तो ये आंसर आ रहा है 8.5। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम लोग बी प्रोडक्ट पे जाए तो 17 रुपीज लगता है 1 घंटे का, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर वैसे निकला है, इसको बनाने में 45 मिनट्स लगता है। तो कितना खर्चा होगा, 17 रुपीज लगता है 60 मिनट्स का, 1 यूनिट बनाने में 60 मिनट्स ही लगता है, तो यहाँ तो 17 ही हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 80, सॉरी इंटू 45, तो ये आंसर आ रहा है 12.75। ये देखो 12.75। अब ये सारे टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओवरहेड का खर्चा। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट हमें मिलेगा, टोटल कॉस्ट, ओवरहेड तो ऐड कर दिया है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट सारी चीजों को मिला के। अब देखते कितना होता है, 13 + 8, ये हो जाएगा 21.5। अच्छा, ये हो गया 19 + 12, 19.5 प्लस 12.75, तो ये हो गया 32.25। और ये हो गया 16 और 16 32 और 33। ठीक है, ये 33 हो गया। अब ये खर्चा हम लोग का पर यूनिट आ गया। अब हम टोटल भी दिखा देते हैं। ठीक है, टोटल कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कितना कितना यूनिट एबीसी बना है, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड किया गया है, तो ए प्रोडक्ट देखो 4000, ये 3 और ये 1600, तो 4000 यूनिट, और यहाँ पर 3000 यूनिट, और यहाँ पर 1600 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, अगर 1 यूनिट बनाने का खर्चा 21.5 है, 32.5 वाला कर लेते हैं मिडिल वाला, इंटू 3000, यहाँ पर कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, तो 96,750, मतलब बी का टोटल खर्चा आ जाएगा 96,750। ठीक है, अच्छा ये 16,000 इंटू, ये 1600, 1000 लिख दिया मैंने, 1600 एक बार देख ले। हाँ, 1600 इंटू 33 था, 1600 इंटू 33, 52,800। ठीक है, ये वाला, ये वाला। और 21.5 इंटू 4000, ठीक है, तो 86,000, 86,000 ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने ओवरहेड बेसिस पे कैलकुलेट करके दिखा दिया। हम लोग को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर तुम लोग चाहो तो पहले से ही यहाँ 4000, ये देखो पहले से ही यहाँ 4000 बेसिस, और यहाँ पर जितना था, यहाँ कितना था, यहाँ पर था हम लोग का शायद 3000, और यहाँ पर 1600, उस बेसिस पे भी कर सकते थे कि इसमें ये मल्टीप्लाई, इसमें ये मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। ठीक है, तो हम लोग 1 यूनिट, क्योंकि हमारे पास 1 यूनिट अवेलेबल है, 1 यूनिट का डेटा यूज किया, फिर उसको जितने यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल कॉस्ट का पता चल गया कि ओवरहेड बेसिस पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे इतने इतने प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट इतना निकल के आता है। ठीक है, अब अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ इंडिविजुअली भी हर एक जगह पे इनटू करके लिख सकते हो, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से करवाया। तो ये हम लोगों ने देखो पहला पॉइंट परफॉर्म कर लिया। यहाँ पर हमें बोला था कि प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट, इसीलिए यूनिट कॉस्ट भी निकालिए एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि यूनिट कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर तुम लोग को एबीसी अप्रोच से फाइंड आउट करके दिखाने के लिए बोला गया है, फिर दोनों का डिफरेंस बोला गया है। ठीक है, तो एबीसी बेसिस पे अभी करने में तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग एबीसी बेसिस पे जो है एक बार खुद से ट्राई करो, जो भी मैंने यहाँ अभी एग्जांपल देके समझाया है, तुम लोग इस क्वेश्चन पे एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, गलत हो कोई बात नहीं, एक बार करके देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।